नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंस मतलब अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो अपडेट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आपको कुछ सीखना है, मार्केट के बारे में आपको जानना है और उसके साथ-साथ आप सीख कर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सीख कर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं खुद काम करता हूँ और जो उस शेयर के ऊपर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए सीखने के लिए और मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को कोई टिप्स के हिसाब से मत लीजिएगा। आप सीख कर काम करिएगा। अगर आपको मार्केट में नॉलेज नहीं है, तो आप स्टडी करिए। उसके बाद आप जब आपको लगे कि हाँ, आपका स्टडी सही में काम करने के लायक हो चुके हैं, तब आप काम करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने सारे नए दोस्त ज्वाइन हो चुके हैं और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे जाकर जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स में पहले ही टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर टेलीग्राम में ज्वाइन करते तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां से मिल जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं वो है एक आईटी सेक्टर कंपनी। इसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जो है जिसको आप एलटीटीएस नाम से जानते हैं, इस कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है। देखिए, दो अलग कैटेगरीज के आईटी सेक्टर होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप, जैसे उसमें टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, विप्रो आ गया, एसएलटेक आ गया। इस तरीके से कंपनी को एल एल टी माइंटी आ गया, तो एल टी आई एम आ गया। तो इस तरीके से कंपनी को लार्ज कैप कहा जाता है। और दो अलग कैटेगरीज और क्या है, वो है स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप में जैसे टाटा इलेक्सी हो गया, जैसे केपीआईटी हो गया। तो इस तरीके से कंपनीज को स्मॉल एंड मीडियम टाइप देखा जाता है। तो एल टी टी एस जो कंपनी है, इसके अगर मैं कैटेगरी देखूं तो देखिए कंपनी आज लार्ज कैप के अंदर आ चुके हैं। एक टाइम मतलब कुछ मंथ्स पहले इस कंपनी स्मॉल एंड मीडियम टाइप सेक्टर में हुआ करता था। तो अभी लार्ज कैप में क्यों दाखिल किया गया? क्योंकि आप कहेंगे सर इससे भी तो ज्यादा टाटा इलेक्सी का मार्केट कैप है। देखिए, कैटेगरीज मार्केट कैप के हिसाब से नहीं देखा जाता, कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से देखा जाता है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 49,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी का पी रेशियो 40 के आसपास देखने को मिला है। और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई एकदम बेस्ट है, इनकम भी बहुत शानदार है और कंपनी के जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। और सबसे जो खासियत है, कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और कंपनी जितना कर्जा लिया उससे कई गुना ज्यादा कंपनी इनकम भी किया। तो कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, करीबन 1100 करोड़ के आसपास। और इसी कैश और इसी इनकम के हिसाब से देखा है तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। और कंपनी की जो मार्केट कैप टू सेल्स है उस हिसाब से देखें तो कंपनी में 5.72 है। अभी मार्केट कैप टू सेल्स क्या होते हैं? देखिए, कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 5.5 रुपीज के आसपास देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कंपनी की जो मतलब इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से कंपनी का मतलब कंपनी जितना अर्निंग कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी को ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है। देखिए, एक सर मतलब एक आईटी सेक्टर है और आईटी सेक्टर को हमेशा सर्विसेज देने के लिए बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ता है। तो कंपनी की ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो आप देखेंगे तो एक्सपेंस के बारे में बात करूं, आप ध्यान से देखेंगे तो जब सबसे ज्यादा कंपनी के एक्सपेंस कहाँ पे है? एम्प्लॉय कॉस्ट में। इसका मतलब समझिए कि कंपनी का कोई रॉ मटेरियल्स का खर्चा नहीं है और आईटी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए इसका जो मेजर जो खर्चा है वो टोटली एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर है। आप इस एक चीज को ध्यान दीजिएगा, पहले एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा हुआ करता था, करीबन 64% के आसपास। और आज वो एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कर चुके हैं। इसका मतलब देखिए, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट हो चुके हैं, वो सारे प्रोजेक्ट आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय को कम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे आईटी सेक्टर बहुत सारे एम्प्लॉय को वो ले ऑफ कराएगा और ले ऑफ कर भी रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद मतलब मान के चलिए 5 लोगों का काम एक लोग कर रहा है, तो सोचिए वहां पे कितना कॉस्ट कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा है तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए, इसका जो मेजर जो खर्चा वहां पे नेगेटिव पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला है क्योंकि खर्चा जितना कम होगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का पिछली बार 275 करोड़ के आसपास
प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 312 करोड़। उससे पहले देखिए 217 करोड़ था, उससे पहले 118 करोड़ था। तो कंपनी के हर जगह पे प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते गए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात कहूंगा कि कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। तो इसलिए देखिए कंपनी आपको सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। और सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से देखा तो कंपनी पांच साल में 22%, 3 साल में 40% और 1 साल में 35% के आसपास टारगेट रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग ले चुका हूँ। वो कहाँ पे लिया मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो कुछ कुछ मतलब हल्के जैसे लग रहा है कि उतना ज्यादा डिलीवरी उठाई नहीं जा रहा है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो चार्ट पैटर्न कहाँ पे बना है तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं। तो मैंने इस जगह पे एंट्री दिया हूँ और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 5590 के आसपास। तो 5590 तक टारगेट रहेगा और मेरा एंट्री बन चुके हैं। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4343 के आसपास। तो टोटल जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बन सकता है ऑलमोस्ट 30% के आसपास। वो इसका प्रीवियस लेवल के आसपास है। और हाँ, मैं जब यहाँ पे टारगेट एंट्री बना है और एंट्री बनने का जो कारण है वो मैं आपको दर्शाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है। और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट तक जाएगा। और मैं इस जगह पे मतलब 5266 इस जगह पे जब आएंगे तो मैं छोटा सा कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद सप्लाई जोन भी है क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला है। तो इस बात को आप याद रखिएगा जब वहां पे टच होंगे तब मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल एक देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए कंपनी अगर एग्रो केमिकल्स के ऊपर ही काम करता तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलता। जब से कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है तो एग्रो केमिकल्स के ऊपर कम ध्यान दिया है। तो कंपनी के जो मतलब फिगर आउट है कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो वीक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 46,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशो 17 के आसपास है। आरओसी आरओई तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम भी अच्छा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी थोड़ा सा कम है। कंपनी कर्जा थोड़ा सा ज्यादा लिया। अभी जो कर्जा लिया गया वो किस बेसिस में लिया गया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर्जे के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी जो बोरिंग्स लिया वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा बोरिंग्स लिया गया। और लॉन्ग टर्म के लिया गया है इसीलिए मैं इस कंपनी को पॉजिटिवली सोचता हूँ। लॉन्ग टर्म में इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला। और कितना प्रोजेक्ट मिला वो आपको दिखा दूं तो कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। देखिए जो पहले 5,000 6,000 करोड़ का ट्रेड रिसीव होता था इस बार वो बढ़ के हो चुके 18,200 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा अगर ट्रेड मिले तो उस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि कंपनी के पास 18,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मैं साल भर के प्रॉफिट दिखा दूं तो सिर्फ 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ से इस प्रॉफिट को लेकर वो कहाँ से काम करेंगे। तो इसलिए कंपनी को कर्जा उठाना पड़ा। तो सारे चीज को इस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से देखेंगे तो आपको कंपनी के बेस के बारे में पता चलेगा, कंपनी का फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। तो कंपनी के रिजर्व से कंपनी का कर्जा सेम टू सेम है। और कंपनी के जो मुझे दो चीज खासियत लगा, कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए। जो 3,400 करोड़ था 10 साल पहले वो आज हो चुके 38,000 करोड़। और कंपनी का CWIP जहाँ पे हर साल कंपनी पैसा प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं। इस बार कंपनी का मतलब केमिकल सेक्टर के ऊपर डिमांड कम होने के कारण भी इस टाइम में देखिए कंपनी 2,800 करोड़ के आसपास पैसा कुछ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं। तो ये पॉइंट्स मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बुलिश ट्रेंड हमेशा दिखते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर भरोसा करते हैं। अगर कंपनी में खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन कम माल बेचकर भाग जाता। तो रही बात इस कंपनी के एज ए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दो। देखिए कंटिन्यूसली बाइंग हो जा रहा है कंटिन्यूसली बाइंग। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात कहूंगा कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना और मैंने आपको ये भी मेंशन किया तो एक रेंज के हिसाब से मैं यहाँ पे टेक्निकली रेंज के हिसाब से बता दूं। कंपनी नीचे साइड के आने के बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से देखिए ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। तो इस तरीके से देखिए अगर मैं इस रेंज को मार्किंग कर दूं तो फिर से वो नीचे टच किया। जब टच किया मैंने एंट्री लिया, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था। और आपको यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं मेंशन करूँ तो मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मुझे अचीव हुआ तो 30% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार करूंगा जब टारगेट अचीव होगा। तो यहाँ से अगर और भी गिरेगा और
यहाँ पे 538 तक आएगा तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो देखिए ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मेरे खुद के मतलब सोच के हिसाब से मैं ट्रेड लिया हूँ। मेरे सोचने में कुछ ट्रेड मत लेना, मेरे कहने पे कुछ ट्रेड मत लेना, मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, सीख कर काम करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। देखिए सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मगर इस कंपनी एग्रो केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो अभी मैं आपको यूपीएल के बारे में डिस्कशन किया हूँ। जो यूपीएल नंबर 1 में हुआ करता था आज वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, पीए इंडस्ट्रीज नंबर 1 बन चुके हैं और सुमितोमो केमिकल जो नंबर 3rd पोजीशन में है। और मुझे सुमितोमो केमिकल का जो बिजनेस मॉडल्स है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। और सुमितोमो केमिकल के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी एक जापानीज कंपनी है। अगर आप गूगल में जाकर सुमितोमो सर्च करेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। तो सुमितोमो केमिकल्स आप शेयर प्राइस सर्च करेंगे तो आपको जो प्राइस दिखेगा वो एक्चुअली आपको देखिए TYO मतलब टोक्यो का जो एक्सचेंज है उसके हिसाब से आपको दिखेगा। उसके हिसाब से देखिए कंपनी का जो प्राइस है वो आपको जापानीज करेंसी में दिखेगा। तो देखिए सुमितोमो केमिकल जापानीज की करेंसीज के हिसाब से उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर यही चीज को मैं इंडिया के हिसाब से सर्च करता हूँ, लाइफ टाइम के हिसाब से सर्च करूंगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली प्रॉफिटेबिलिटी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्रीज है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ भी किया और हमेशा इसी के ऊपर डिपेंडेंट भी रहा, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे। तो उस हिसाब से इंडिया में केमिकल्स का डिमांड, एग्रो केमिकल्स का डिमांड, पेस्टिसाइड का डिमांड हमेशा रहेगा। तो मैं इस सुमितोमो केमिकल्स के ऊपर बहुत बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, जीरो डेप कंपनी है, आरओसी आरओई बेस्ड है। हाँ पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, कितना हाई है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो था करीबन 66 के आसपास और आज पी रेशियो 50 के आसपास है। तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 51 के आसपास। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो मेरे हिसाब से ठीक ठाक लेवल में है, उतना ज्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है, एवरेज लेवल के आसपास है। तो मैं जरूर कहूंगा इसमें देखकर आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, इनकम भी अच्छा हो रहा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, हाथ में कैश भी शानदार है, कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन भी बहुत शानदार है। कंपनी का जो एसेट है वो एसेट के बारे में बात करो तो रिटर्न ऑफ एसेट भी बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। आरओसी 3 साल में भी 32% के आसपास है। मतलब हर दिशा में कंपनी का पॉजिटिविटी छा चुके हैं। तो कंपनी में वीकनेस कहाँ पे है? वीकनेस दो जगह पे आपको दिखेगा। पहली जगह जो है वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 6.51 रुपीज। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹6.5 देना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे हाई वैल्यूएशन देखने को मिला। और दूसरी पॉइंट क्या है, कंपनी का पैक रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट दिखा तो देखिए कंपनी के ऊपर सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ है और कंपनी का देखिए सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया है क्योंकि केमिकल का जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है, उसके बाद एफएसडीएस के पास छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने ऐड करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का रिपोर्ट, सॉरी फ्यू मंथ्स का डिलीवरी का रिपोर्ट दिखा दूं। देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा है, जून मंथ में, जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में कंटिन्यूसली बाइंग किया गया। अगर यही चीज को मैं आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल ऑफ हुआ और इस सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट भी हुआ और इस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी किया और ब्रेकआउट हुआ। और मैंने आपको मेंशन किया इस कैंडल के ऊपर मैंने एक एंट्री लिया हूँ, इस कैंडल के ऊपर एंट्री इसलिए लिया क्योंकि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। प्रीवियस जो मतलब जो रेंज को ब्रेकआउट किए थे जिस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, एक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का। देखिए ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा। और मेरा टारगेट यहाँ तक है 494 के आसपास। तो 494 के आसपास अगर टारगेट मिलता है तो मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट यहाँ तक मिले तो मुझे 14% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया हो क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से पैटर्न्स में छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। जब कप विथ हैंडल पैटर्न, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है तब मैं बड़े क्वांटिटी से काम करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे तो जिसका नाम है जुंजो ओवरसीज लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो एक ट्रेड आईटी सेक्टर कंपनी है। एक छोटा सा कंपनी, छोटा भी नहीं कहूंगा, कंपनी 9 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो नैनो कैप टाइप कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं 4 बार से ज्यादा सोच लेना क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको खुश करने के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दे देंगे। तो अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी को बोनस देने वाला है, हर 50 शेयर में आपको 9 शेयर मिलेगा। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना कि मेरे पास अगर 50 शेयर हो
तो और भी 9 शेयर मिल जाएगा, तो मेरे पास 59 शेयर हो जाएगा। ऐसे देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना। हाई रिस्क कंपनी है, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना ही ठीक रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे कंपनीज एज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। कोई भी कंपनीज के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। आपके कैपिटल के मतलब कैपेसिटी कितना है, आपको उसको मेजर करके काम करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को सोच समझ कर काम करिए और अलग-अलग कंपनी के ऊपर छोटे-छोटे क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं। अगर 1-2 कंपनी आपको लॉसेस भी दे, तो कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक शेयर के ऊपर पूरा का पूरा ट्रेड मत लीजिएगा। कंपनी के ऊपर मतलब डाइवर्सिफिकेशन करके काम करिएगा। तो वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।